नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं, रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी, यानी गांधी के बाद का भारत। इसकी एक गहरी समीक्षा हुई है और हम उसी का विश्लेषण करेंगे। जी। ये उन सबके लिए खास है जो समझना चाहते हैं कि 1947 के बाद हमारा देश कैसे बदला, कैसे बना। बिल्कुल। तो देखते हैं इस विश्लेषण से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल, और ये किताब अपने आप में इसलिए भी अहम है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार क्या करते हैं, वो 1947 पर अपनी बात खत्म कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। गुहा ठीक वहां से शुरू करते हैं जहां आजादी मिली। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, लगभग 900 पन्ने हैं। बाप रे, 900 पन्ने। हाँ। जैसे कि विश्लेषण बताता है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत के बनने की पूरी कहानी है। उसके राजनीतिक उतार चढ़ाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक दिशा, सब कुछ। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना, उसका सफर है ये। तो इस आकलन में बताया गया है कि किताब को समय के हिसाब से और विषयों के हिसाब से बांटा गया है। जी बिल्कुल, कालानुक्रमिक भी है और विषयगत भी। जैसे विभाजन का दर्दनाक दौर है, हाँ। फिर नेहरू का भारत, इमरजेंसी का वो मुश्किल वक्त, फिर क्षेत्रवाद और हिंदुत्व का उभार। यानी क्षेत्रीय पहचानों का मजबूत होना और हिंदू पहचान पर आधारित राजनीति। हाँ, उसका प्रभाव। और साथ ही वो 90 के दशक का उदारीकरण, वैश्वीकरण, मतलब अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना, और कई सामाजिक आंदोलन भी। अच्छा। हाँ, और ये विश्लेषण इस बात पर भी रोशनी डालता है कि गुहा ने तथ्यों के लिए कितनी मेहनत की है। मतलब पुराने खत, सरकारी रिकॉर्ड्स, इंटरव्यूज, अखबारों की रिपोर्टें, बहुत कुछ इस्तेमाल किया है। इससे किताब न सिर्फ भरोसेमंद बनती है, बल्कि पढ़ने में भी आप कह सकते हैं रोचक लगती है। सही बात है। विश्लेषण में एक जगह बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। भारत शायद सबसे अस्वाभाविक राष्ट्रों में से एक है, हमेशा एक उपमहाद्वीप रहा, कमाल की विविधता वाली जगह। अस्वाभाविक राष्ट्र, ये सोचने पर मजबूर करता है। तो विश्लेषण के हिसाब से किताब की और क्या खासियतें हैं? देखिए, ये विश्लेषण कई चीजें गिनवाता है। एक तो नेताओं का बहुत बारीक चित्रण किया है गुहा ने, जैसे नेहरू का आदर्शवाद और फिर इंदिरा गांधी के दौर की वो सत्ता केंद्रित राजनीति तक, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम है। अच्छा। दूसरा, इसका नजरिया बहुत संतुलित है। आलोचना भी है, पर ऐसा नहीं कि पक्षपात लगे। कोशिश की गई है कि वस्तुनिष्ठ रहें। ठीक है। और तीसरा, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, ये सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर नहीं अटकती किताब। तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब, कश्मीर, इन राज्यों की अपनी कहानियों को भी सामने लाती है। हाँ, ये जरूरी है, वरना अक्सर दिल्ली केंद्रित रह जाता है सब। बिल्कुल, इससे पूरे भारत की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर उभरती है। और आपने कहा सामाजिक आंदोलनों का भी जिक्र है, दलितों के हक की लड़ाई, महिलाओं के अधिकार। जी हाँ, पर्यावरण से जुड़े आंदोलन, इन सबको जगह मिली है। ये एक तरह से हाशिए पर रखे गए समूहों की आवाज को सामने लाता है। ये शायद उसी विविधता वाली बात से जुड़ता है जो आपने पहले कही थी। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारत की कहानी सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं लिखी गई है ना, ये उन आवाजों को शामिल करता है जो अक्सर मुख्य धारा के इतिहास से गायब रहती हैं। सही कहा। और ये सीधे सीधे किताब के मूल तत्वों से जुड़ता है, जिसे विश्लेषण रेखांकित करता है। इतनी सारी भिन्नताओं के बीच एकता बनाए रखने का वो लगातार संघर्ष, और भारतीय लोकतंत्र की नजाकत और उसकी ताकत, दोनों। विश्लेषण में एक और बड़ी दमदार बात कही गई है कि भारत का विचार विविधता की पहचान पर आधारित है, एक रूपता थोपने पर नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात है, लेकिन क्या ये आकलन किताब की कुछ कमजोरियों या सीमाओं पर भी बात करता है? देखिए, कोई भी काम परफेक्ट तो नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो कुछ बातें उठाई गई हैं। एक तो जैसे हमने कहा, किताब काफी बड़ी है, सघन है, तो शायद हर किसी के लिए इसे पढ़ना आसान ना हो। ये तो है। कुछ आलोचकों को ये भी लगता है कि शहरों की राजनीतिक घटनाओं के मुकाबले गांव और कस्बों के भारत का जिक्र शायद थोड़ा कम है। अच्छा। और जाहिर है, इतिहास कभी रुकता नहीं। तो ये विश्लेषण इशारा करता है कि किताब के पिछले संस्करणों के बाद, खासकर 2014 के बाद जो बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे राजनीति में भाजपा का बढ़ता प्रभाव, या फिर वो नागरिकता कानून CA/NRC पर जो बहस हुई, तो उन सब के संदर्भ में जाहिर है और जोड़ने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये बात तो सही है, दुनिया बदलती रहती है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? ये किताब किसके लिए है? देखिए, निचोड़ ये है कि इंडिया आफ्टर गांधी को आधुनिक भारत को समझने के लिए एक बुनियादी, एक मील का पत्थर माना गया है। ये अकादमिक रूप से मजबूत तो है ही, पर इसकी भाषा ऐसी रखी गई है कि आम पाठक भी इसे समझ सके, इससे जुड़ सके। तो मतलब सबके लिए है? हाँ,
मतलब इतिहास, राजनीति या दक्षिण एशिया में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए तो अनिवार्य जैसी है, और साथ ही भारत की राजनीति और लोकतंत्र को जो भी गहराई से समझना चाहता है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो ये विश्लेषण वाकई इस किताब के महत्व को अच्छे से समझने में मदद करता है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? विश्लेषण में किताब के अराजकता और रचनात्मकता वाले तत्वों का जिक्र है, खासकर वो विविधता में एकता बनाए रखने की चुनौती का। हाँ। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि किताब के लिखे जाने के बाद के इन सालों में भारत के विचार का ये संघर्ष, ये संतुलन बनाने की कोशिश, वो आज किस दिशा में जा रही है, उसके क्या नए रूप सामने आ रहे हैं, इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।